अभी तक हम सुन चुके हैं कि ज़ारा अवतार से मिलने उसके घर गई थी। जब वो लौटने लगी तो तेज़ गोली चलने की आवाज़ आई। वह बोली, हाय दैया, ये क्या हुआ? अवतारा बोला, कहीं शादी बारात में पटाखे छूट रहे होंगे। ज़ारा बोली, चुप कर, तुझे तो बस शादी ब्याह ही दिखाई देता है। ये गोली की आवाज़ थी। गांव में लगता है डाकू आए हैं। अवतार बोला, अवतार के रहते उसके गांव में डकैती मैं मान ही नहीं सकता। तभी दूर से कहीं कुछ लोगों के बोलने और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वे कह रहे थे कि पंडित के घर में खूब माल मिला है। बेचारा पंडित, उसने माल भी गंवाया और जान भी गंवाई। तभी किसी दूसरे ने कहा, और सरदार, तुमने बहुत अच्छा किया। डकैती के सबूत तुमने अवतारे के घर में रखवा दिए हैं। अब होगा क्या, माल हमको मिला और फंसेगा अवतारा। फिर उसके बाद सभी हंसने लगे और उनकी आवाज़ें दूर होती चली गईं। अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट ने गांव के पास वाले डाक बंगले में डेरा डाल दिया, काम और काम के साथ अय्याशी भी करने के लिए। अवतार सिंह को हथकड़ी और बेड़ी लगा करके हवालात में डाल दिया गया और पुलिस ने अपने तरीकों से अवतारे से कबूलवा लिया कि गांव में डकैती किस गिरोह ने डाली थी। डकैती दूसरे गांव के लंबा गिरोह के 5 डकैतों ने मिलकर डाली थी। पुलिस ने अवतारे के साथ असली डकैतों को भी पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। मजिस्ट्रेट, जो कि लगभग 55 साल का रहा होगा, लेकिन उसने अपने सर के बालों, मूछों और साथ ही उसने अपनी भौहों को भी हिजाब से रख रखा था, लेकिन बालों की जड़ों में कहीं कहीं पर सफ़ेदी नज़र आ रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने मजिस्ट्रेट को बताया कि उसने अवतार को पकड़ लिया है और पुलिस हथकंडे अपना करके उसने असली गिरोह को भी पकड़ लिया है। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि यह अवतार कैसा आदमी है? तो इंस्पेक्टर बोला कि वैसे तो पुलिस का 10 नंबरी बदमाश है, लेकिन गांव वालों के लिए निहायत शरीफ। बस सुना है कि उसका इश्क मस्जिद के बूढ़े मौलाना की बेटी से चल रहा है। ये पक्का सिख है और वो मुसलमान। साहब, है तो ज़रा सांवली, लेकिन जब आंखों में सुरमा डालकर गली में निकलती है तो किसी का भी दिल उस पर आ सकता है। मजिस्ट्रेट उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। एक लंबी सी चुप्पी के बाद मजिस्ट्रेट बोला। उसकी बातों में थोड़ी सी तल्खी थी। उसने कहा, बड़े अच्छे लोग हो तुम लोग और तुम्हारे सिपाही। क्यों, तुम लोग जाकर लोगों को अपना नाम, पता, जाति पाति जाने बिना ही गिरफ्तार कर लाते हो। मुझसे गिरफ्तारी के कोरे वारंट पर साइन करा ले जाते हो। किसी दिन तुम लोग गवर्नर को पकड़ लाओगे और कहोगे कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था। तुम लोग मुझे मेरी नौकरी से डिसमिस ही करा करके छोड़ोगे। उसके बाद वो शांत हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसका मिजाज कुछ शांत हो गया तो उसने सोचते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, गिरफ्तारी का वारंट सही सही भरा करो। जैसे कि नाम मोहम्मद इकबाल, पुत्र मोहम्मद फलां फलां, या पिता का नाम मालूम नहीं, जाति मुसलमान, पेशा मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, आखिर इस तरह से लिखा करो। सब इंस्पेक्टर ने बड़ी ही नाटकीयता के साथ उसको सलाम ठोका। फिर उसने मजिस्ट्रेट फिर से बोला, ठहरो ठहरो, अभी अधूरा काम हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम अपनी पुलिस डायरी में लिखो कि पंडित जी के हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन उनका सुराग लग गया है और वे लोग बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि इसमें कोई अवतारा है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। इस पर इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ, उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर की ओर मुखातिब होकर के पूछा, हाँ ये बताओ, तुम्हारे इधर कैसा है? कोई रिफ्यूजी उफ्यूजी तो नहीं आया? या गांव में कितने हैं? इस पर इंस्पेक्टर ने एकदम झुकते हुए उसको बताया कि गांव में हिंदू मुसलमान लोगों के काफ़ी घर हैं। उसमें ख़ास ज़्यादातर सिख हैं और मुसलमान हैं। हिंदू थोड़े ही हैं, लेकिन सभी बहुत आराम से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन सुना है कि आसपास की जगहों पर बहुत मारकाट बची हुई है। आज़ादी वाले दिन सुप्रिंटेंडेंट साहब ने सभी मुसलमान सिपाहियों के हथियार रखवा लिए थे। सब के सब पाकिस्तान भाग गए। उन लोगों के इरादे नेक नहीं थे। इसके बाद कुछ उसने ऐसी बातें कहीं जो कि शायद मजिस्ट्रेट को बहुत अच्छी नहीं लगी। बरसात के महीने बीत चुके थे, लेकिन उस गांव के लोगों की दिनचर्या इधर कुछ गड़बड़ा सी गई थी। उस गांव के लोगों की दिनचर्या रेलवे स्टेशन पे आने वाली रेलगाड़ियों के आने और जाने के हिसाब से ही शुरू होती थी, लेकिन आजकल गाड़ियां बहुत ही देर सवेर से आ रही थी।
मालगाड़ियों का तो लगभग आना ही बंद हो गया था। जो सवारी गाड़ियां आती थीं वो भी रात के अंधेरे में भुतही तरह की दिखाई देती थी। स्टेशन के सामने ही सिख सैनिकों की एक टुकड़ी ने अपना डेरा डाल रखा था और अपने तंबू गाड़ लिए थे। इसी तरह की एक कुहासी भरी सुबह थी। उस पर एक रेलगाड़ी आकर के रुकी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि रेलगाड़ी से ना तो कोई उतरा और ना कोई रेलगाड़ी में चढ़ा। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसके साथ ही आगे से ड्राइवर, पीछे से गार्ड, दोनों निकल के सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में गए। स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचने के बाद तीनों लोग मिल करके थाने की ओर गए। थाने के सिपाहियों को वो लेकर के उन सैनिकों की टुकड़ियों के पास गए। उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, जितने भी वहाँ पर सिविल लोग थे और गांव के इधर उधर छुट्टा घूमने वाले लोग या स्टेशन पे जो मौज मस्ती करने के लिए आते थे, उन सब को वहाँ से भगा दिया। पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर गाड़ी में क्या है, ऐसा गाड़ी में क्या है। सभी लोगों को पुलिस वालों और सैनिकों ने डरा धमका के दूर भेज दिया था। हर आदमी अपनी छत पे चढ़कर ये देखने का प्रयास कर रहा था कि रेलगाड़ी में क्या आया है, लेकिन लोगों को कुछ भी अपने घरों से दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था और बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ इत्यादि थे, जिनकी वजह से स्टेशन छिप जाता था। मस्जिद के मुल्ला का नाम इमाम बख्श था। वही पूरी मस्जिद की देखरेख करता था और दिन भर में जितनी भी नमाजें होती थीं वही पढ़ता था। गांव वालों की तरफ से कुछ उसको खैरात वगैरह मिल जाती थी, जिससे उसका काम चलता था। उसकी पत्नी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और अपनी पुत्री ज़ारा को उसने बहुत ही गरीबी में पाला था। अब ज़ारा बड़ी हो गई थी, लेकिन इमाम बख्श बहुत बूढ़ा हो गया था। उसको दिखाई भी देना कम लगने लगा था। भले ही इमाम बख्श कमज़ोर हो गया था, उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी बेटी ज़ारा की ओर कोई गलत नज़र डाल सके। गांव के लोग उसका बहुत ही आदर करते थे। ना वो गांव के लोगों के लिए मुसलमान था, ना ही उसका कोई नाम लेता था इमाम बख्श। सभी लोग उसको चचा कह के ही पुकारते थे। गांव के सभी लोगों की एक सभा बुला ली गई थी और खुसुर फुसुर हो रही थी कि आखिर स्टेशन पर क्या हो रहा है। इसलिए सभी लोग वहां पर एकत्र हुए थे और इमाम बख्श ही सबसे ज़्यादा बोलने वाला था। इसके अलावा गुरुद्वारे का भाई, ये लोग ही इस तरह की मीटिंगों में भाग लेते थे। वहाँ का लंबरदार तो बस कहने भर का लंबरदार था। सभी लोग नंबरदार से पूछ रहे थे कि आखिर तुम तो लंबरदार हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। उसने कहा, नहीं, मुझे तो उन्होंने बुलाया भी नहीं। जब बुलाएंगे और कुछ बताएंगे तो मैं तुमको बता दूंगा। तभी एक उत्साही नौजवान ने बड़ी जोर से बोला, अरे क्या होगा, या तो खजाना आया होगा, और क्या होगा। तभी तो चारों ओर से उसको लोग घेर कर खड़े हुए हैं। अगर ये नहीं पता पा रहे हैं तो हम लोग स्टेशन पर चल कर खुद ही देख लेते हैं। इमाम बख्श ने थोड़ा झिझकते हुए धीरे से कहा, मुझे पता चला है कि रेलगाड़ियों में कुछ हरकतबाजी हो रही है, वहाँ पर कुछ वारदातें हो रही हैं। ये बातें चल ही रही थीं कि गांव वालों को दूर से दिखाई दिया कि कुछ सिख सैनिक, उनके साथ कुछ पुलिस वाले और स्टेशन मास्टर भी गांव की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। सभी लोग शक और शोबे में थे कि आखिर लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला अंक हम 3 दिन बाद मंगलवार को सुबह आपके लिए पुनः प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक शेयर ना किया हो किसी के साथ, तो अवश्य शेयर करें, जिससे लोग उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।